बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और हमारे अंदर खुद के ऊपर खुद का बिलीफ सिस्टम ही वीक है, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ऑल्सो द बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। So very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Marketing. So today I have a very special guest. He is straight away coming from Nainital. That's a beautiful place to live in. And we have Mr. Ayush Bhatt, who has qualified his NET in Political Science. Very interesting subject to read on. And he has also been a UPSC aspirant. तो आज इनसे बात करने वाले हैं and जानेंगे कि how has he prepared for this exam, because जितना मैं समझ पाता हूँ, though I'm not an expert in the area of political science, but political science में otherwise there's a lot more challenges and of course paper 1 भी काफी ज्यादा difficult रहता है। तो first of all congratulations Ayush on qualifying UGC NET, and I'm very sure कि आज जो भी स्टूडेंट्स आपसे बात करने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, they are going to have a lot of good learning experience with you. Yes sir, thank you so much sir. ठीक है आयुष, सबसे पहला मेरा सवाल है कि so since you were preparing, you already told me that you were preparing for UPSC, तो किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया टीचिंग में, एंड हाउ डिड यू मूव टुवर्ड्स गिविंग यूजीसी नेट एग्जाम, उसके बारे में कुछ बताइए। लाइक व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीटेक, इससे पहले मैंने बीटेक किया हुआ है सर सिविल इंजीनियरिंग में, तो तब से सोचा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और सर जैसे मेरा जब बीटेक कंप्लीट हुआ उसके बाद सोचा कि फुल 1 ईयर फुल फ्लेज प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उस टाइम पे मेरी मदर ने कहा मेरे से कि तू यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर ले, लेकिन साथ में यही अपने लोकल कॉलेज से एमए भी डाल के देख ले, अगर वो नहीं होगा तो साथ में आगे को भी गैप भी नहीं होगा और तैयारी भी होती रहेगी। सर उस टाइम पे तो मेरा मन इतना था नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो मम्मी कह रही है तो एमए डाल लेते हैं, और ऑप्शनल भी वही है, पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो देन आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, and after that simultaneously I was preparing the optional, and this the forms came when I was in the first year of MA. But due to COVID the exam got shifted very late, 2-3 बार शिफ्ट हुआ। उसके बाद जब खत्म होने वाला था MA, उस टाइम पे एग्जाम हुआ, and then I appeared in the exam. फैंटास्टिक। तो आई थिंक मतलब कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम अनएक्सपेक्टेडली कोई फॉर्म भर देते हैं एंड देन वी प्रिपेयर एंड वी क्वालिफाइड, बिकॉज प्रॉब्ली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से तैयार था। आई अज्यूम कि पेपर 1 के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डीआई या लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स, वो भी अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो आयुष मुझे ये बताइए कि आइडियली आपने कितना टाइम डिवोट किया फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट स्पेसिफिकली, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया लग सके। सर फॉर पेपर 1 आई डिडंट डिड एनीथिंग स्पेसिफिक, बिकॉज जैसे आपने बोला ये डीआई और जो मैथ्स वाला पार्ट था, बिकॉज एज आई एम एन इंजीनियर सो वो वाला पोर्शन स्ट्रांग थे, और साथ में इन्वायरमेंट और ये वाला भी, जैसे एक इन्वायरमेंट होता है, कम्युनिकेशन, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ऐसे हो गए। और मैंने सोचा था कि अगर 50 में से 30 क्वेश्चंस भी आते हैं खुद, तो बाकी के 20 में अगर इंटेलिजेंट गेस भी करते हैं और 4-5 भी अगर लग जाते हैं तो 35 के अराउंड हो जाएंगे। और सर यही रहा, मेरे 33 सही थे और सर 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल से बन रहा था। तो मैंने कहा कि पेपर 1 ज्यादा देखते नहीं, पेपर 1 में तो सर यही था। लेकिन जैसे मैंने सुना जितना, तो केवीएस मदान करके बुक्स है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, और उसमें की सर यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर ले सही है। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि रीजन क्या है आयुष की ग्रैंड सक्सेस का, कि आयुष ने क्योंकि यूपीएससी लिखा हुआ है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो दैट इज द रीजन कि क्यों उनका पेपर 1 इतना अच्छा था। एंड ऑफ कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट था जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये रीजन है कि आपका पॉलिटिकल साइंस भी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म दिस टू स्टूडेंट। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बैकग्राउंड समझते नहीं है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, और वो बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि नहीं आयुष सर ने बिना पढ़े क्रैक कर लिया है तो हम भी कर लेंगे। So it's important that you keep your background also aside. Yes sir, sir I want to say that पेपर 1 में से 10 टॉपिक्स हैं, तो सबके उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी और कुछ ना कुछ वीकनेस होंगी। 10 बिल्कुल जिसको मैथ्स नहीं आता हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाकी के 7-8 टॉपिक्स हैं उनको देख लो, और जिनकी मैथ्स रीजनिंग सही है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सही है, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मतलब सबका अपना एक, उसमें जैसे 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक्स को पकड़ लिया 5-6, उसमें पूरे क्वेश्चंस करने की सोची कि उससे जो 5 आ रहे हैं वो 5 तो सही होनी चाहिए। वेरी गुड। आई थिंक बहुत स्मार्ट मूव है। जैसे मैं पहले भी हमेशा कहता हूं कि हमेशा अपने पहले स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स उठाने चाहिए,
बाद में आपको टाइम मिलता है तो आप बाकी टॉपिक्स उठा सकते हैं, बट सबसे पहले अगर आप स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, तो यू विल बी श्योर एंड वेरी सर्टेन कि यार ये क्वेश्चन तो सही होने ही होंगे। आई थिंक बहुत स्मार्टली काम किया आयुष, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसी तरीके से अगर आप आगे काम करते रहेंगे तो यू गोना डू वंडर्स इन योर करियर अहेड आल्सो। आयुष, अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि हर स्टूडेंट, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आपने कुछ स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स उठाए हैं, बट अदरवाइज भी प्रिपरेशन करते टाइम किसी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, किसी स्टूडेंट को पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो गलत हो रहे हो। सो व्हाट ओवर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, और आपने उनको कैसे टैकल करने की कोशिश करी? चैलेंजेस आई सर, जैसे दो टाइप के चैलेंजेस हैं। एक तो जैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम पे क्वेश्चन गलत होते हैं, और एक है कि एग्जाम के बीच में, जैसे जिस दिन एग्जाम है उस दिन कितनी बार जैसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या कोई क्वेश्चन छूट जाता है, या वहां पे जैसे शुरू के 5 क्वेश्चन अगर आ नहीं रहे तो फिर लगता है कि यार अब क्या होगा आगे, ये कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल 5 टूट आएंगे। जाता है कि पहले 5 ही गलत हो गए तो अब बाकी क्या सही होंगे। हाँ, सो दैट हैपेंड विद मी आल्सो। जब पेपर दिया तो इस बार मतलब जो इंटरफेस था, आई डोंट लाइक द इंटरफेस ऑफ दिस टाइम एग्जाम सर। बहुत सारा डिस्टरबेंस भी था सेंटर में, जो मेरे बगल में ही कोई बैठा था तो उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, और वो बार बार हर 2 मिनट बाद ये कैसे होगा, ये कैसे क्लिक होगा। सर ये सब हमें डील करना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो जितने ज्यादा से ज्यादा जैसे पहले प्रैक्टिस कर लें, और एग्जाम से पहले ही अगर हम अपनी मिस्टेक्स देख लें तो वहां पे नहीं होगी, और उन सबको नोट डाउन कर लिया, और बाकी प्रीवियस ईयर या पेपर 1 के लिए स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करी, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, हर साल 2-2 बार होता है, और पेपर 1 तो हर सब्जेक्ट का कॉमन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज आयुष आपने हाईलाइट करी, एंड वेरी ग्लैड फॉर दैट। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है, जब हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास सारी फ्रीडम होती है, हम अपना आराम से एसी चला के अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग आराम से सूटेबली कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कई जगहों पे मैंने ये भी सुना था, काफी सेंटर्स में ये भी प्रॉब्लम हो रही थी कि माउस ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे या स्क्रीन में स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें डील करना पड़ता है। मतलब अब एनडीए दोबारा एग्जाम तो नहीं कंडक्ट करा देगा उन स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज आपने कही कि अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करके रखेंगे, अगर हमने अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उससे आधे से ज्यादा ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो हमारी स्पीड ज्यादा रहती है। तो आई थिंक देन वी गेट दैट लीवरेज कि अगर थोड़ी सी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ भी रहे हैं तो भी वो कवर अप हो जाएंगे। जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो पहले अटेम्प्ट में आगे बढ़ गए, जब दूसरी रीडिंग में आए उस पे तब आ गए, ये नहीं कि उसी पे अटके हैं और बिल्कुल। सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम तो काफी रहता है। मुझे लगता है कि 3 घंटे बहुत है नेट के एग्जाम के लिए। राइट राइट। और आयुष बहुत अच्छी चीज आपने ये भी हाईलाइट करी कि हमें उस क्वेश्चन पे स्टकअप नहीं होना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ स्टूडेंट से कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी टॉपिक को ईगो पे ले लेते हैं। लेट्स से कि किसी को लगता है कि मेरा डीआई तो बहुत अच्छा है। अब किसी कभी कभी एग्जाम्स में हम क्या देखते हैं अटेम्प्ट्स में कि डीआई डिफिकल्ट आ गया या लेंदी आ गया, तो उनके दिमाग में उस टाइम पे एग्जाम के टाइम पे ये चल रहा होता है, यार मुझसे डीआई कैसे नहीं हो रहा, हाउ इज इट कि मुझसे डीआई सॉल्व नहीं हो रहा। तो वो अननेसेसरी उस पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पहले राउंड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आ रहे हैं, जो आपके अच्छे से पढ़े हुए हैं, पहले उसको कवर अप कर लीजिए, देन यू मूव अहेड। बाद में टाइम बचेगा तो दोबारा आके सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक दैट कुड बी डन। यस सर, डीआई में जैसे मेरा ही था सर, 5 में से 4 तो मैंने कर दिए थे। सर एक मेरे से भी नहीं हुआ तो लगता तो मेरे यही रहा था कि मेरे से कैसे डीआई नहीं हो रहा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अगली सेकंड राउंड में आके देखते हैं, और फिर हो गया था बाद में। राइट। सो बिकॉज उसका क्या रीजन होता है कि उस टाइम पे जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर होता है। तो क्या होता है कि हम एक थॉट से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेक लेके जब हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं तो दिमाग खुल चुका होता है, एंड देन वो क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाता है। आई थिंक बहुत ही अच्छा आपने काम किया, बहुत अच्छे से तैयारी करी आयुष। आयुष, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या मॉक टेस्ट लगाने से कुछ फायदा होता है? आपने कुछ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, हाउ डिड दे हेल्प यू? सर मतलब स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, लेकिन वैसे एग्जाम्स के लिए अगर आप सीरियस हैं और आपको लगता है कि कहीं डाउट है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए, और दोनों पेपर्स की, पेपर 1-2, और साथ में एनालिसिस भी करके देखना चाहिए। क्योंकि इस बार मतलब मुझे यही लगता है कि अगर मैंने थोड़ा भी सीरियस देखा होता तो शायद जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया होता। बस थोड़ी ये जैसे मॉक नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखना, तो ये सब जो गलतियां की, अगर कोई ये ना करे तो पहले अटेम्प्ट में सर जेआरएफ भी आसानी से हो सकता आई थिंक मुझे ये है। तो आपकी मॉक बहुत अच्छी चीज लगी आयुष कि आप अपने गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग इट ऑन द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप जानते हैं कि आपके सेशंस को काफी सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। एंड आई एम श्योर कि यही एक अच्छी ओरिएंटेशन एक टीचर की होनी चाहिए कि आप ये गलतियां बता रहे हैं कि यार मैंने देखो मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करी थी, अगर प्रैक्टिस करके जाता तो आई थिंक 100% आपका आयुष जेआरएफ क्लियर था, बिकॉज वो प्रैक्टिस से काफी फर्क पड़ जाता है।
यस सर, क्योंकि नेट और जेआरएफ के बीच का जो डिफरेंस है वो खाली मुश्किल से 5 क्वेश्चन, पांच 6 मार्क्स का, क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो सब मतलब इन्हीं चीजों से सही हो सकता है, क्योंकि पढ़ कितना हम्म, भी नॉलेज एक एक लिमिट के बाद वो पीक पे पहुंच जाती है। हम्म, उसके बाद ये मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ऐसे क्विजेस सॉल्व करना, इससे ज्यादा फायदा होता है। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आयुष। आयुष, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आई अंडरस्टैंड कि पहले तो आपने नेट ऐसे ही भर दिया था, अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। व्हाट आर योर प्लान्स अहेड? क्या आप पहले जेआरएफ पे फोकस करने वाले हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे? यू आर गिविंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड उसके बाद क्या प्लान है? डू यू वांट टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी? क्या प्लान है आपका? इसके बारे में कुछ बताइए। सर मतलब जो अभी अटेम्प्ट आएगा, जीआरएफ अटेम्प्ट, दिस आई विल गिव सीरियसली, एंड आई होप इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल क्लियर जीआरएफ, एंड आफ्टर दैट आई एम थिंकिंग टू जॉइन पीएचडी wherever I will get. इन सब प्लान्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब जो जॉब है, अगर हर प्रोस कॉन्स देखे जाए तो सर मतलब काफी बढ़िया लगती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है सर, मतलब सैलरी भी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, बहुत अच्छा रोल भी है टीचर का सोसाइटी में। सर जैसे एक तो होता है जैसे पीएचडी करने के बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसे अब मैं आजकल टाइम से रिसर्च कर रहा था, तो जैसे कितने स्टेट्स में सर डायरेक्ट एग्जाम्स भी होते हैं। तो अगर हमारी जैसे नेट की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, जैसे यूपी में है और मतलब बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ डायरेक्ट बिल्कुल रिक्रूटमेंट अच्छा बिल्कुल। है, तो ये एग्जाम्स भी क्लियर हो सकते हैं। हम्म, हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छी चीज हाईलाइट करी कि अगर आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छी है, बिकॉज जितने भी स्टेट एग्जाम्स हो, अभी पंजाब में रिक्रूटमेंट हुई थी, अभी थोड़े टाइम पहले यूपी पीसीएस का भी फॉर्म निकलने का मैं सुन रहा था, आई थिंक निकल भी गया है शायद। ठीक है, कुछ टाइम पहले नैनीताल में रिक्रूटमेंट आई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने खुद वीडियो बनाई थी कि जो वहां के उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो, उसने काफी सारी 452 वैकेंसी शायद निकाली हुई थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। यस सर, तो यस आई सर, थिंक अगर आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस अच्छे से कवर्ड है तो वो एंट्रेंस निकालने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज द सिलेबस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। यस सर। सो आई थिंक द रियल रेस बिगिंस आफ्टर क्लियरिंग दिस नेट जीआरएफ। पहले मैं सोचता था कि एक बार नेट जीआरएफ हो जाए तो उसके बाद तो सब सही है, लेकिन अब जैसे हल्के हल्के पता चल रहा है कि नेट जीआरएफ के बाद ही असली वो स्टार्ट है, क्योंकि वही पीएचडी मिलने रियलिटी के लिए। चेक है आई थिंक आयुष, वही रियलिटी चेक है कि जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जैसे हमने बचपन में नहीं देखा कि हमारे पेरेंट्स कहते थे 10th क्लियर कर लो लाइफ सॉर्टेड है, 12th हाँ, क्लियर कर लो लाइफ सॉर्टेड है। सिमिलरली नेट जेआरएफ जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन द एक्चुअल रियल फाइल स्टार्ट्स कि भाई आप किसको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और कैसे लें, और साथ साथ असिस्टेंट यस प्रोफेसर की जॉब कैसे। यस सर, बिकॉज वही, क्योंकि सर जीआरएफ तो हर 6 6 महीने में एग्जाम हो रहा है, और हम्म, 10 इतने लाख बच्चे भर रहे हैं, 1% हम्म, हर 6 महीने में बन रहे हैं। सर हम्म। रियलिटी तो ये है कि उसमें से प्रोफेसर कितने बन पा रहे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सारी जो चीजें हैं ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत लेट समझ में आती है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आयुष अभी आपको इस स्टेज पे चीजें समझ में आ रही है, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प देगी, बिकॉज आपका ओरिएंटेशन एग्जाम की तरफ चेंज हो जाएगा कंप्लीट। हैं। यस सर। आयुष, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा भी है, यू हैव वर्क डेली हार्ड, और अब आप जेआरएफ के लिए भी तैयारी करने वाले हैं अगेन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर एडवाइस टू आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, दो आप भी एग्जाम देने वाले हैं, तो अपार्ट फ्रॉम योर योर लर्निंग्स आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइजेस लाइक अभी से तो ये एडवाइस है कि सीरियसली डिसिप्लिन से जो टारगेट जैसे जिस दिन सेट किया है उस दिन कंप्लीट किया, और हल्के हल्के अप्रोच किया। तो सबसे जरूरी तो कॉन्फिडेंस है पहले भी, और जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन भी। तो जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था, मैं तो भूल गया था कि कब फॉर्म भरा है, लेकिन जैसे जाने वाले दिन ये होना चाहिए कि हाँ मैं तो ये क्लियर कर ही लूंगा, क्योंकि अगर जैसे अगर सोचा ही नहीं है तो वो क्लियर होगा ही नहीं। कोई भी एग्जाम हो जाए, जैसे जब पेपर में बैठ रहे हैं तो वो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि जब क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ मैं कर लूंगा इसको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और हमारे अंदर खुद के ऊपर खुद का बिलीफ सिस्टम ही वीक है, खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि एग्जाम क्लियर हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ऑल्सो द बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई, एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यस सर। Fantastic. Ayush, so all my good wishes with you. Congratulations once again for qualifying net. I'm very sure कि इस बार थैंक आप यू सो मच सीरियसली सर। तैयारी करेंगे, एंड दोबारा हमें आपसे बात करने का मौका मिलेगा, एंड विल बी qualifying GRF. So all my best wishes, and thank you so much for spending time with us, Ayush. Thank you. श्योर सर, थैंक यू सर। Okay, take care, Ayush. Take care.